हेलो एंड वेलकम टू मैकटॉक। तो मैं आज एक नए क्वेश्चन के साथ आया हूँ। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जब भी कोई लो कार्बन स्टील होता है, उस लो कार्बन स्टील पे जब भी हम यहाँ पे टेंसाइल फोर्स अप्लाई करते हैं, ये कुछ ना कुछ स्ट्रेस जनरेट करता है इस टेंसाइल फोर्स के अगेंस्ट। तो वो टेंसाइल फोर्स के अगेंस्ट जो वो स्ट्रेस जनरेट करता है, वो पहले एक अपर यील्ड पॉइंट तक पहुंचता है और फिर एक लोअर यील्ड पॉइंट तक पहुंचता है। तो यहाँ पे जो ये फेनोमेना है अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट की, ये क्यों अपीयर होती है, यही हमारा आज का क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो क्या होता है हमारे पास, जब भी कोई माइल्ड स्टील हम किसी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में होल्ड करते हैं, तो वो कुछ डॉग बोन शेप का होता है, कुछ इस शेप का, जिस पे हम अगर टेंसाइल फोर्स अप्लाई करते हैं, टेंसाइल लोड अप्लाई करते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता होगा कि जो इसका बीच वाला पोर्शन है, मिडिल पोर्शन है, उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस रिड्यूस हो जाती है। और जो थिकनेस रिड्यूस होती है लोड के इंक्रीज होने के साथ साथ, वो ये बताती है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कंप्रेशन फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने बनाया है एक्सेजरेटेड व्यू किसी भी लो कार्बन स्टील के लिए, जिसपे हम टेंसाइल फोर्स अप्लाई करेंगे। और वो टेंसाइल फोर्स हम अगर यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से लगाते हैं, तो यहाँ पे हमें कुछ देखने को मिलता है, क्या? कंप्रेशन फोर्स, जैसे कि हमने बताया। और वो कंप्रेशन फोर्स, ये जो आयरन के एटम्स होंगे, यहाँ पे हमारे पास माइल्ड स्टील है, तो जो भी माइल्ड स्टील में जो भी हमारे पास एटम्स होते हैं, वो एक दूसरे पे कंप्रेशन फोर्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना? आपको पता है, क्योंकि वहां पे थिकनेस रिड्यूस होगी, और थिकनेस रिड्यूस इसीलिए हो रही है क्योंकि वहां पे एक टाइप का कंप्रेशन फोर्स आयरन के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे लगा रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ कंप्रेशन फोर्स होता है। अब आपको यहाँ पे ये भी पता होगा कि अगर यहाँ पे कुछ ना कुछ कंप्रेशन फोर्स लग रहा है, तो ये एक दूसरे से पास आएंगे, और इनके बीच में कुछ ना कुछ इंटरस्टिशियल स्पेस होता है। उसी इंटरस्टिशियल स्पेस में रहती है हमारी इम्प्यूरिटीज। तो हमारे पास अगर माइल्ड स्टील है, तो उसमें भी कुछ हद तक इम्प्यूरिटीज होती हैं, बट अगर हमारे पास हाई कार्बन स्टील होता है, तो उसमें ज्यादा इम्प्यूरिटीज होती हैं। तो यहाँ पे इम्प्यूरिटीज होती हैं कार्बन और नाइट्रोजन के फॉर्म में, और कार्बन और नाइट्रोजन के फॉर्म में आने वाली ये इम्प्यूरिटीज क्या करती हैं, इनको यहाँ पे स्पेस नहीं मिलता जब ये कंप्रेशन फोर्स बढ़ता है। जब जो भी आयरन के एटम्स हैं, ये जो कंप्रेशन फोर्स फर्दर इंक्रीज होता है टेंसाइल फोर्स लगाने पे, के कारण कार्बन और नाइट्रोजन होंगे, उनको यहाँ पे स्पेस नहीं मिलता है। स्पेस नहीं मिलता है, वो डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। तो वो चाहते हैं कि वो किसी एक ऐसी लोकेशन में जाएं जहां उसे स्पेस मिले। तो क्या होता है, जितनी भी जगहों पे हमारे पास ये कार्बन और नाइट्रोजन होंगे, इनका स्पेस जो है वो ज्यादा हो जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस से। तो ये यहाँ पे रह नहीं पाते, और ये यहाँ पे डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। इन पे एक कंप्रेशन फोर्स बहुत तेजी से लगता है, इसलिए ये चाहते हैं कि ये किसी एक ऐसी जगह रिसाइड करें जहां पे उनको कंफर्टली स्पेस मिले। तो ये क्या करते हैं, ये अपनी नियर लोकेशन में जहां पे भी डिसलोकेशन क्रिएट होता है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक डिसलोकेशन है, एक इंटरस्टिशियल वॉइड बना हुआ है बड़ा डिसलोकेशन के कारण। और इसी नए डिसलोकेशन साइट में ये सारे के सारे कार्बन और नाइट्रोजन, जिनको कि यहाँ पे स्पेस नहीं मिल रहा है, कंप्रेशन फोर्स के कारण उनका स्पेस डिक्रीज हो चुका है, और अब उनका स्पेस जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस से बड़ा हो चुका है। तो अब वो किसी डिस्कम्फर्ट पोजीशन में है, और वो चाहते हैं कि वो कंफर्ट पोजीशन में जाएं, तो वो किसी एक लार्ज स्पेस की तरफ जाते हैं। और जैसे जैसे वो इस लार्ज स्पेस की तरफ जाते हैं, तो वो यहाँ पे डिफ्यूज होते हैं, यहाँ पे एंटर करते हैं, और इसी के कारण बनता है एक कार्बन रिच एटमॉस्फेयर। इसी कार्बन रिच एटमॉस्फेयर को हम बोलते हैं कोट्रल इफेक्ट। यही कार्बन रिच एटमॉस्फेयर कहलाता है कोट्रल इफेक्ट। अब देखिए, जो भी यहाँ पे कार्बन रिच एटमॉस्फेयर बनता है, उस कार्बन रिच एटमॉस्फेयर से बनने वाले इस कोट्रल इफेक्ट के कारण यहाँ पे इस मटेरियल की कुछ टाइम के लिए स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। फोर्स अप्लाई करते हैं, अपना जो भी हमने लोड लगाया है, टेंसाइल लोड लगाया है, उसको जैसे जैसे हम इंक्रीज करते हैं, तो इस कोट्रल इफेक्ट के कारण हमें एक अपर यील्ड पॉइंट तक पहुंचना होता है इस कोट्रल इफेक्ट को तोड़ने के लिए, क्योंकि इस कोट्रल इफेक्ट ने इसकी थोड़े स्ट्रेंथ इंक्रीज कर दी है। और हम इस अल्टीमेट यील्ड पॉइंट तक तभी पहुंच पाते हैं जब हम यहाँ पे इस कोट्रल इफेक्ट को किसी तरीके से तोड़ देते हैं। तो जो यहाँ पे ये स्ट्रेस लगेगा, वो स्ट्रेस इसका मैक्सिमम होगा, इस कोट्रल इफेक्ट का मैक्सिमम स्ट्रेस होगा इसने, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ इंक्रीज करी, और हमने अगर फर्दर यहाँ पे टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया, टेंसाइल लोड अप्लाई किया, उस टेंसाइल लोड के कारण क्या हुआ, ये कोट्रल इफेक्ट टूट गया, और ये कहीं चले जाता है, बिखर जाता है दूसरी जगहों पे, दूसरे डिसलोकेशन साइट में। और दूसरे डिसलोकेशन साइट में ये जैसे ही जाता है, तो यहाँ पे
क्या हो जाती है, इसका जो स्ट्रेंथ है, जो भी हमारा मटेरियल है उसका स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाता है और अगर आप टेंसाइल फोर्स लगाते रहें तो वहां पे आपका रिड्यूस्ड स्ट्रेंथ के कारण स्ट्रेस जो है वो डिक्रीज हो जाता है, जो कि हमारा माइल्ड स्टील लगा रहा होगा फोर्स के अगेंस्ट, और वो स्ट्रेस जब डिक्रीज होता है और इसीलिए हम पहुंच जाते हैं किसी एक लोअर यील्ड पॉइंट पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमारे पास अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट फॉर्म होता है।